क्या पेड़ों में भी इंसान जैसी भावना होती है? जब पेड़ों को काटा जाता है तो क्या उन्हें दर्द होता है? पेड़ इंसान के सच्चे मित्र होते हैं? पेड़ इंसान को किस प्रकार मदद करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक कविता, हिरवगार झाडासारखं। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग जो कविता देखने वाले हैं वो कविता है हिरवगार झाडासारखं। हिरवगार झाडासारखं ही कविता जॉर्ज लोपिस यांनी लिहिली आहे। इस कविता के कवि है जॉर्ज लोपिस और ये कविता जिस पुस्तक से ली गई है उस पुस्तक का नाम है पूर्ण झाले आहे। अब हम लोग देखने वाले हैं कवि का परिचय। कवि के परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें। कवि का नाम जैसे कि आपको मैंने बताया ही है, जॉर्ज लोपिस। जॉर्ज लोपिस कवि का नाम है, जॉर्ज लोपिस। याद रखना है हमें अच्छी तरह से। इनका जन्म 1950 में हुआ था और मृत्यु अभी 2005 में हुई है। बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी है। उसमें से जो दूसरी बुक है पूर्ण झाले आहे जिसमें से ये कविता ली गई है। बहुत ही अच्छे कवि, संवेदनशील कवि है ये। प्रस्तावना में क्या कहा है बच्चों, तो देखते हैं। हिरवगार झाडासारखं ही कविता जॉर्ज लोपिस यांनी लिहिलेली आहे। या कवितेत झाडाची सहनशीलता, टॉलरन्स, दातृत्व, जनरॉसिटी, सहकार्याची वृत्ती, हेल्पिंग नेचर, कठीण प्रसंगात घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती, डिटर्मिनेशन इत्यादींचे वर्णन केलेले आहे। तसेच आनंदी जीवन जगण्यासाठी झाडांसारखे हिरवेगार, ताजे आणि प्रफुल्लित राहावे असा संदेश दिलेला है। इस कविता में पेड़ों के अलग अलग गुण हमें बताए गए हैं और हमें पेड़ों जैसे रहने की, पेड़ों जैसा आनंदी जीवन जीने की सलाह या पेड़ों जैसा आनंदी जीवन जीने का संदेश इस कविता में दिया हुआ है। कवि का नाम है जॉर्ज लोपिस और यह है महत्वपूर्ण बातें। झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगात घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती। अब देखते हैं इस कविता को बच्चों। झाड बसते ध्यानस्थ, ध्यानस्थ म्हणजे चिंतनात मग्न, ऍब्सॉर्ब्ड इन मेडिटेशन। मौन व्रत, मौन म्हणजे निशब्द, चुप रहना। और व्रत मतलब एक नियम, एक रिलीजियस नियम जिसे हम फॉलो करते हैं। धारण करने म्हणजे आचरण है, टू अप्लाई, आचरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। अब देखते हैं बच्चों की क्या कहा है इस कविता में। कवि कहते हैं अगर हमें खुशहाल जीवन जीना है तो हमें पेड़ों का आदर्श लेना चाहिए। ये कहते हुए कवि कहना चाहते कि पेड़ जैसे एक जगह पर अचल रहता है, वो बिना कुछ बोले एक ही जगह पर खड़े रहता है, वैसे जैसे पहले के जमाने में ऋषि मुनि तपश्चर्या करने के लिए बैठते थे, वो चुपचाप रहते थे, बिना कुछ बोले तपश्चर्या करते रहते थे, वैसे ही पेड़ तपश्चर्या करते रहता है। आने वाले हर परिणामों को वो फेस करते रहता है। पंछी आते हैं, जाते हैं, लोग आते हैं, पेड़ों के जड़ों पर घाव दे देते हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं, पतझड़ हो जाती है, मगर पेड़ इन सारी बातों को चुपचाप सहन करता है। हर कठिन से कठिन प्रसंग में आने वाले हर परिस्थिति का वो मुकाबला करता है। जैसे ऋषि मुनि शांत रहकर तपश्चर्या करते थे, वैसे ही पेड़ शांत रहकर आने वाले हर प्रसंग का मुकाबला करता है। तो बच्चों, जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे हमको कहना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं। पक्षी झाडाचे कुणीच नसतात तरीही झाड त्यांचं असतं। पंछी पेड़ों पर आते जाते रहते, घर बनाकर रहते, फल खा जाते हैं, अपना काम हो जाने पर उड़ जाते हैं। पेड़ उन्हें आसरा देता है, धूप से, बारिश से उनकी रक्षा करते रहता है। कड़ित शब्दों के अर्थ देखते हैं। मुकाट सहन करने म्हणजे विन तक्रार स्वीकारणे, बिना किसी कंप्लेंट एक्सेप्ट करना। अलगद म्हणजे हळुवारपणे, सॉफ्टली। दव म्हणजे ड्यू ड्रॉप्स। क्या कहा है इन लाइंस में? पेड़ का कोई नहीं होता मगर पेड़ सबका होता है। पेड़ सबको छाया देता है, अपने फूलों से, अपने फलों से वो लोगों के जीवन में आनंद निर्माण करता है। परोपकार ये उसका गुण होता है। मगर इंसान जब अपने फायदे के लिए इन पेड़ों को तोड़ देता है तो पेड़ वो भी बात चुपचाप सहन करता है। पेड़ टूटते समय
उनके ऊपर से जो ड्यू ड्रॉप्स गिरने लगते हैं वो ड्यू ड्रॉप्स न होकर पेड़ों के आंसू होते हैं। यही पेड़ तोड़कर जब इनसे कागज बनाया जाता है तो कवि जैसे सहृदय मन के लोग उन्हीं पेड़ों के तकलीफों को, उन्हीं पेड़ों के दर्द को ऐसे कविताओं के माध्यम से कागज पर लिखते हैं। पेड़ों का वो दुख उन पत्तों से इन पत्तों तक पहुंच जाता है। ये ड्यू ड्रॉप्स जो पेड़ों के ऊपर से गिरते रहते हैं वो ड्यू ड्रॉप्स न होकर पेड़ों के आंसू है, ये कहना चाहते हैं कवि। यहां पर कवि ने पेड़ों का सहनशीलता, टॉलरन्स, ये गुण बताया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। टक लावून पाहणे म्हणजे एकसारखे पाहणे, टू स्टेअर. विरघळणे म्हणजे विसळून जाणे, विरघळणे म्हणजे मिसळून जाणे, टू डिसॉल्व. खुडणे म्हणजे तोड़ने, टू प्लक. मतलब क्या कहा है, इस पेड़ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पेड़ों के अंदर जो गुण है वो अपने अंदर समा जाते हैं, ऐसा कवि यहां पे कहना चाहता है। पेड़ों की सहनशीलता, दूसरों को मदद करने की वृत्ति, उसकी जनरॉसिटी, हर कठिन से कठिन प्रसंग में आने वाले संकट का मुकाबला करने की उसकी वृत्ति, ये सारे गुण अपने अंदर आ जाते हैं। जैसे बच्चों, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें से जो हीरो होता है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि इन पेड़ों को देखते देखते पेड़ों के सारे गुण हमारे अंदर उतर आए और हम भी इन्हीं पेड़ों जैसे बन जाए। कठिन से कठिन प्रसंग में भी पेड़ अपनी ताजगी नहीं छोड़ता, ये देख के हमें खुशी होती है। तो हमें भी पेड़ों के गुण स्वीकारने चाहिए, हमें भी पेड़ों के गुण सीखने चाहिए। फिर उसका जो हरा रंग है वो हमारे शरीर में भी घुल जाएगा। पेड़ों के गुण जब हम सीख लेंगे तब हम भी पेड़ों जैसे बन सकेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि जब हम इन हरे भरे पेड़ों की तरफ देखेंगे तो उनके अंदर की ताजगी का एहसास भी हमारे अंदर भर जाएगा, हमारा भी मन इन पेड़ों जैसा ही तरोताजा हो जाएगा। झाडांचे बाहू सरसावलेले असतात. कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। मुसाफिर मतलब यात्री, ट्रैवलर्स. कवीत घेणे म्हणजे मिठीत घेणे, गले लगाना. क्या कहा है इन दो लाइंस में, हम लोग देखते हैं पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते, पेड़ों के अंदर परोपकार ये भावना होती है। अपने दूर दूर तक फैले हुए टहनियों से पेड़ अपने नीचे बैठने वालों को छाव देता है। उसकी वो फैली हुई टहनियां देखकर ऐसा लगता है कि मानो पेड़ अपनी बाहें फैलाकर आने वाले राहगीर को गले लगाना चाहता है। पेड़ शाहरुख खान बनना चाहता है और अपनी बाहें फैलाकर लोगों को गले लगाना चाहता है। पानझडी, पानझड मतलब पानगळ, ऑटम, फॉल. झटकणे म्हणजे दूर करणे. मरगळ मतलब थकान. क्या कहना चाहते हैं कवि, हर मौसम में पेड़ों की अवस्था बदलते रहती है। पतझड़ ये जो मौसम है ये ठंडी में आता है। इस मौसम में पेड़ों के सारे पत्ते टूट कर गिर जाते हैं, पेड़ पूरा खाली हो जाता है, लीफलेस हो जाता है। मगर पेड़ अपनी उम्मीद नहीं हारता, वो राह देखते रहता है वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु में दोबारा इन पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नए हरे भरे चमकने वाले पत्ते एकदम सुंदर लगते हैं। ये पेड़ नई नवेली दुल्हन जैसे सजने लगता है। जैसे नई नवेली दुल्हन अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आती है और एक नए जीवन की शुरुआत करती है, वैसे ही इस पेड़ों पर आए हुए नए पत्ते ये पेड़ के एक नए जीवन की शुरुआत है, ऐसा कवि को लगता है। पेड़ों की ये हरियाली देखकर हमारा भी मन खुशियों से भर जाएगा, हमारे मन की थकान मिट जाएगी और फिर दोबारा हमारे शरीर में उत्साह, जोश, उमंग निर्माण हो जाएगा, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। मंजूळ मतलब कान को भाने वाला आवाज. संत म्हणजे स्लो. कोई भी पेड़ अपने ही मस्ती में जीवन जीते रहता है। पेड़ किसी भी चीज की शिकायत नहीं करते। कप कपाने वाली ठंडी हो, कड़कड़ाने वाला धूप हो, तेज बहने वाली हवा या मूसलाधार बारिश, हर परिस्थिति का पेड़ हंसते हंसते मुकाबला करते रहता है। उसके ऊपर बैठने वाले हर पंछियों को वो आसरा देता है। पंछी वहां पर बैठते हैं, मंजूळ गीत गाते रहते हैं। पेड़ भी उन्हीं गीतों का आनंद लेता है, उत्साह से जीवन जीने लगता है। सळसळ, सळसळ म्हणजे पानांचा आवाज. पाय रोवणे म्हणजे तळ जमवणे. चिंतन म्हणजे मनन.
क्या कहा है कवि ने यहाँ पर? तो इंसान को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इंसान को पेड़ों से ये सारे गुण सीखने चाहिए। पेड़ कोई भी हो, हवा के झोंके के साथ उसके पत्ते सलसलाने लगते हैं, पंछियों के साथ वो उनके मंजुल गीत गाने लगता है। उसी प्रकार हमें भी पत्तों के साथ लहलहाना चाहिए। जीवन में आने वाले हर संकट का हमें मुकाबला करना चाहिए। पतझड़ होने के बाद पेड़ घबराता नहीं है, वैसे ही जीवन में संकट आने पर हमें भी घबराना नहीं चाहिए। उन संकट का धैर्य के साथ मुकाबला करना चाहिए। पतझड़ के बाद बहार आती है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। जीवन में कितने भी संकट आए, हमें अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ सवाल। चौकटी पूर्ण करा। कवी ने झाडाला दिलेली उपमा, कवी ने पेड़ को क्या उपमा दी है? तो यहां पर ध्यानस्थ ऋषी ये उपमा कवी ने यहां पर दी है। अलगद उतरणारे थेंब, दवांचे टपोरे थेंब। पानझडीनंतर नवीन वस्त्र धारण करणारे झाड म्हणजे काय? तर नवीन नवरीसारखं सजणारं झाड। कवीच्या मते उत्साही आयुष्य म्हणजे टवटवीत फूल। फुटते शरीरभर पालवी, इसका मतलब क्या? तो मरगळ झटकली जाने, अपने अंदर होने वाली थकान मिटा देना। मुळावर घाव घातला तरी मुकाट सहन करणारे झाड, झाड मुकाट सहन करत असतं। एका वाक्यात उत्तरे द्या, आन्सर इन वन लाईन। झाडाच्या जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असतं? पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात। झाडांच्या मुळावर घाव घातल्यावर त्यांची प्रतिक्रिया, रिॲक्शन काय असते? झाड मुकाट सहन करतं। झाडाकडे टक लावून पाहिल्यावर काय घडतं? तर शरीरभर हिरवा रंग विरघळतो, रक्त क्षणभर हिरवगार होतं आणि आपलं आयुष्य नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत होतं। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लाल रंग वाले सवाल कंपलसरी है, हरे रंग में से कोई भी 3 सवाल कंपलसरी पूछे जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों यहाँ पर। सबसे पहले कवि का नाम है जॉर्ज लोबिस। कवितेचा विषय आनंदी जीवन जगण्यासाठी माणसाने झाडाचे गुण आपल्या अंगी बाळगावेत। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें पेड़ों से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए और साथ ही साथ हिरवगार झाडासारखं ही मुक्त छंदातील कविता आहे। मुक्त छंद मतलब फ्री वर्स, कविता से मिलने वाला संदेश। इस कविता में कवि ने मुक्त छंद का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, शांत रस यहां पर इस्तेमाल किया है। इस कविता का अर्थ और इफेक्टिव बन गया है। पेड़ों का महत्व, पेड़ों की सहनशीलता, दूसरों को मदद करने की वृत्ति और संकट आने पर धैर्य के साथ परिस्थिति का मुकाबला करना, ये बातें यहां पर हम लोगों को सीखने के लिए मिलती है। तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि इंसान को भी पेड़ों जैसा प्रसन्न और हरा भरा रहना चाहिए। कविता क्यों अच्छी लगी? सिंपल बात है बच्चों, यहां पर हमें बताना है कि यह कविता बहुत ही सुंदर है। सादे और आसान शब्दों में कवि ने यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये कविता अच्छी लगी। इस कविता में कवि ने आसान शब्दों में पेड़ों का महत्व बताया है। पेड़ों से परोपकारी वृत्ति, सहनशीलता, दूसरों को मदद करने का नेचर, खुशहाल जीवन जीने का स्वभाव, ये सारे गुण हमें सीखने हैं, ऐसा कवि ने हमें कहा है। और इसी वजह से ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। कविता के अंदर के शब्दों का अर्थ कोई भी शब्द पूछे जा सकते हैं। व्रत म्हणजे वसा, नियम, पक्षी पाखरू, पान म्हणजे पर्ण, अलगद म्हणजे हळूच, मौन म्हणजे न बोलणे, ये वाला मार्च 22 में पूछा गया है। मुकाट म्हणजे गप्प, ये नवंबर 20 और मार्च 22 में पूछा गया है। मौन म्हणजे न बोलणे, मुकाट म्हणजे गप्प राहणे, वस्त्र म्हणजे कपडे, बाहू बाहुबली नहीं, बाहू म्हणजे हाथ, आणि मुसाफिर म्हणजे ट्रैवलर, प्रवासी। इसी के साथ ये कविता यहां पर ही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और याद रखिए बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।